हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। तो मैं उपस्थित हो चुकी हूँ आपके अगले वीडियो लेक्चर के साथ, जिसका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्र पत्रिकाएं व संस्थाएं। आज इस वीडियो लेक्चर में हम भारतेंदु ने जो पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन व संपादन किया था उनकी बात करेंगे, और इन्होंने कौन कौन सी संस्थाएं स्थापित की थी, उनकी क्या विशेषता थी, इन सब विषयों पर हम इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्र पत्रिकाएं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पत्र पत्रिकाएं जन जागरण से जुड़ी हुई होती हैं। जब भी जनता किसी अन्याय का या पक्षपात का प्रतिकार करने के लिए उठ खड़ी होती है, तो वो अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए पत्र पत्रिकाओं का ही सहारा लेती है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र स्वयं एक सुलझे हुए, जागरूक और एक बहुत ही सत्यनिष्ठ पत्रकार थे। इन्होंने अपने जीवन में 3 पत्रिकाओं का संपादन व प्रकाशन किया। वे पत्रिकाएं कौन कौन सी थी, हम उनकी बात इस लेक्चर में करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कवि वचन सुधा के आरंभ से ही हिंदी पत्रिकाओं का दूसरा दौर आरंभ हुआ, क्योंकि पहला दौर कलकत्ता से प्रकाशित उदंड मार्तंड जो पत्रिका थी, हिंदी की प्रथम पत्रिका, जो 1826 ईस्वी में प्रकाशित होना शुरू हुई थी और जिसके प्रकाशक थे पंडित जुगल किशोर शर्मा। तो वहाँ से लेकर 1826 से लेकर 1868 तक का दौर था, वो हिंदी पत्रकारिता का प्रथम दौर था। और 1868 में हिंदी पत्रकारिता का दूसरा दौर शुरू हुआ। किसके माध्यम से? भारतेंदु की पत्रिका, जिसका नाम था कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा यह एक मासिक पत्रिका थी। कहाँ से प्रकाशित होती थी? काशी से प्रकाशित होती थी। परंतु ये पत्रिका अंत तक मासिक नहीं रही। कहते हैं, कई जगह मिलता है कि 5 अगस्त 1868 को ये शुरू हुई थी और 1 साल बाद ही ये पाक्षिक हो गई थी। मतलब 1869 में यह पत्रिका 15 दिनों बाद निकलना शुरू हो गई थी। और फिर 1 सितंबर 1873 को ये क्या हो गई थी? ये साप्ताहिक। आगे समझ में? पहले पत्रिका क्या थी? मासिक थी। फिर 1 साल बाद ये क्या हो गई थी? पाक्षिक हो गई थी। और फिर 1 सितंबर 1873 में यह साप्ताहिक हो गई थी। मतलब एक हफ्ते में ये एक बार निकलना शुरू हो गई थी। इस पत्रिका की क्या विशेषता थी? कहते हैं कि कवि वचन सुधा को पहल सरकारी सहायता प्राप्त होती थी, परंतु 1870 ईस्वी में इन्होंने एक लेख लिखा जो इनके गले की फांस बन गया। 1870 में इन्होंने लेवी प्राण लेवी ना इस शीर्षक से इन्होंने एक लेख लिखा, या निबंध कह लीजिए। तो ये जो लेख था, ये उस समय के लॉर्ड मेयो को निशाना बना करके लिखा गया था। उस पर दृष्टिपात करके लिखा गया था, क्योंकि लॉर्ड मेयो की जो नीतियां थी, उन नीतियों के कारण मजदूर और किसान बहुत शोषित हो रहे थे। तो उनकी ऐसी नीतियों के लिए इन्होंने लेवी उनका विरोध करने के लिए इन्होंने ये लेख लिखा। तो इस लेख को लिखने के पश्चात अंग्रेजी सरकार ने इनकी जो प्रतियां थी वो खरीदना बंद कर दिया था। तो और फिर 1874 में 6 जुलाई 1874 में
अमेरिका का हवाला देते हुए, अमेरिका का हवाला देते हुए ये एक लेख लिखते हैं। कहते हैं कि जिस प्रकार अमेरिका उपनिवेशित होकर स्वतंत्र हो सकता है, उसी प्रकार भारत भी स्वतंत्रता का लाभ ले सकता है। उसी प्रकार भारत भी स्वतंत्रता का लाभ ले सकता है। तो किस में लिखा ये? कवि वचन सुधा में। कब लिखा? 6 जुलाई 1874 में। तो ये सीधा सीधा इसके माध्यम से भारतवासियों को स्वाधीनता के प्रति प्रेरित करते हैं। एक और इसकी महत्वपूर्ण बात है, 23 मार्च 1874 में ये स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग का प्रतिज्ञा पत्र प्रकाशित करते हैं। इसी पत्रिका में ये 1874 में स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग का प्रतिज्ञा पत्र प्रकाशित करते हैं। मतलब ये कहते हैं कि भारतवासियों, अब तुम्हें प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए कि अब तुम कोई भी विदेशी सामान नहीं खरीदोगे। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हारे पास खरीदा हुआ पहला कोई कपड़ा पड़ा है तो उसे फेंकना नहीं है, उसे उपयोग कीजिए और जब तक वो जीर्ण ना हो जाए तब तक उसका उपयोग करते रहिए, परंतु इस बात का प्रण ले लीजिए कि आप नया कोई सामान जो है वो विदेशी नहीं खरीदेंगे। अगली जो उनकी पत्रिका है जिसका नाम है हरिश्चंद्र मैगजीन। इनकी अगली पत्रिका का नाम है हरिश्चंद्र मैगजीन, जो कि 1873 में प्रकाशित होना शुरू हुई थी। हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र मैगजीन ये कब प्रकाशित होना शुरू हुई थी? 1873 में। ये मासिक थी और अंत तक मासिक ही रही। और कहाँ से प्रकाशित होती थी? काशी से प्रकाशित होती थी। और 8 महीने बाद ही इस हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम बदल करके हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया। मतलब इसके 8 अंक तो हरिश्चंद्र मैगजीन के नाम से प्रकाशित हुए, परंतु इसका जो 9वां अंक था वो किसके नाम से प्रकाशित हुआ? किस नाम से प्रकाशित हुआ? 9वां अंक नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम से प्रकाशित हुआ। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था कि चंद्रिका कौन थी। चंद्रिका कौन थी? इनकी प्रेमिका थी। तो उसी के नाम पर ये इस मैगजीन का नाम भी बदल देते हैं। हरिश्चंद्र चंद्रिका मैगजीन की क्या विशेषता है कि इसका जो कलेवर है वो कवि वचन सुधा की अपेक्षा बहुत अधिक विस्तृत था। कवि वचन सुधा में केवल राजनीतिक और सामाजिक खबरें ही छपती थी, परंतु इस हरिश्चंद्र चंद्रिका में विभिन्न विषय, चाहे वो
सांस्कृतिक विषय हो, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे वो पुरातत्व विभाग से संबंधित हो, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, सब प्रकार के विषय इसके अंदर छपते थे। और साहित्य की दृष्टि से भी सभी साहित्य विधाएं, चाहे नाटक हो, गल्प हो, कहानी हो, कविता हो, हर साहित्य विधा इसमें अपनाई गई थी। और इसकी एक और विशेषता थी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि हिंदी गद्य का ठीक और परिष्कृत रूप पहले पहल चंद्रिका में ही देखा गया। बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, लिख लीजिए। इसके विषय में कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हिंदी गद्य का ठीक व परिष्कृत रूप पहले पहल चंद्रिका में ही दिखाई देता है। ठीक है, पूछा भी जा सकता है कि बात किसने कही, तो ये किसने कही, किसके लिए कही? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही और हरिश्चंद्र चंद्रिका मैगजीन के लिए उन्होंने कही थी। एक बात और, कवि वचन सुधा के लिए आचार्य रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा कवि वचन सुधा के लिए लिखते हैं। कौन लिखते हैं? डॉक्टर रामविलास शर्मा। वो क्या लिखते हैं कि इसका एक एक पृष्ठ पवित्र है। किसके लिए लिखते हैं? वो कवि वचन सुधा के लिए लिखते हैं कि इसका एक एक पृष्ठ पवित्र है। एक दिन ऐसा होगा जब भारतीय जनता इसके ऐतिहासिक महत्व को समझेगी। किसने कहा ये? रामविलास शर्मा ने। किसके लिए कहा? कवि वचन सुधा के लिए कहा। एक बात और रह गई थी कि कवि वचन सुधा के कुल पृष्ठ, कवि वचन सुधा में कुल 22 पृष्ठ होते थे। कवि वचन सुधा में कुल 22 पृष्ठ होते थे। और कहते हैं कि कवि वचन सुधा का प्रकाशन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 7 वर्ष तक ही किया। और 7 वर्षों के पश्चात इनके एक मित्र थे जिनका नाम था चंद्रमणि धनखड़े, वो इस पत्रिका का संपादन और प्रकाशन कार्य उन्हें सौंप देते हैं। और हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका कब तक चली, इसके विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसके पश्चात थी इनकी पत्रिका जिसका नाम था बाला बोधिनी पत्रिका। बाला बोधिनी पत्रिका, यह पत्रिका महिलाओं से संबंधित थी। महिलाओं से संबंधित थी। ठीक है, और ये कब प्रकाशित होना शुरू हुई थी? 1874 में मासिक थी और काशी से ही प्रकाशित होती थी। ठीक है, तो इस पत्रिका को भारतेंदु ने केवल 4 वर्ष तक ही प्रकाशित किया।
कितने वर्ष तक प्रकाशित हुई यह पत्रिका? केवल 4 वर्ष तक ही प्रकाशित हुई। 4 वर्ष तक ही प्रकाशित हुई, यानी कि 1878 में इसका प्रकाशन बंद कर दिया गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक हास्य व्यंग्य पत्रिका भी निकालना चाहते थे, लेकिन इसमें मृत्यु होने के कारण उनकी यह इच्छा मन में ही रह गई। वो उस पत्रिका का संपादन प्रकाशन नहीं कर पाए। तो ये थी भारतेंदु की 3 पत्रिकाएं, जिनका नाम था कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका और बाला बोधिनी पत्रिका। ये कब निकली, कहाँ से निकली, मासिक थी, पाक्षिक थी, साप्ताहिक थी, और इनमें कौन कौन से लेख छपे, इन सब बातों को मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। अब हम बात करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन कौन सी संस्थाएं अपने जीवन में गठित की थी। 1870 में इन्होंने एक सभा मंडली की स्थापना की, जिसका नाम था कविता वर्धिनी सभा। कई जगह सभा लिखा हुआ मिलता है और कई स्थानों पर समाज लिखा हुआ मिलता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। कविता वर्धिनी सभा की स्थापना इन्होंने की थी 1870 में। कहाँ की थी? काशी में की थी। कोई और स्थान का नाम आ जाए तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है। तो आप इस बात को ध्यान में रखिए कि भारतेंदु की कर्मस्थली क्या थी? काशी थी। जन्मस्थली काशी थी, मरणस्थली काशी थी और कर्मस्थली भी काशी ही थी। अन्य किसी जगह पर वो गए नहीं थे। तो कविता वर्धिनी सभा की स्थापना इन्होंने 1870 में की थी, काशी में की थी। कविता वर्धिनी सभा का काम क्या था? कविता वर्धिनी सभा में भारतेंदु मंडल के सभी साहित्यकार और अन्य नवीन साहित्यकार आते थे। सभाओं का आयोजन होता था और समस्या पूर्ति इनका मुख्य काम था। समस्या पूर्ति मैंने आपको एक लेक्चर में बताया भी था कि इसमें कवि को कोई छंद दे दिया जाता था और उस छंद पर जो भी कवि जितनी अधिक जल्दी से और जितनी अधिक कविता लिख देता था, वो सबसे अच्छा कवि माना जाता था, उसकी पहचान बन जाती थी, उस कवि की उपाधि तक प्राप्त कर लेता था। तो समस्या पूर्तियाँ इस कविता वर्धिनी सभा के माध्यम से होती थी। क्यों होती थी? नवीन साहित्यकारों की, नवीन कवियों की पहचान करने के लिए ऐसा होता था। दूसरी इन्होंने एक स्थापित की संस्था, जिसका नाम था तदीय समाज। तदीय समाज की इन्होंने स्थापना की। कब की? 1873 में। 2019 का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम था, उसमें आया भी हुआ था कि तदीय समाज की स्थापना कब की। असंगत में आया हुआ था और उसमें दिया हुआ था 1874, तो यही असंगत था। तो तदीय समाज की स्थापना कब की? 1873 में। इसका उद्देश्य क्या था? इसके माध्यम से भारतेंदु हरिश्चंद्र वैष्णव धर्म का महत्व प्रतिपादित करते हैं। इसकी विशेषता क्या थी कि इसकी सदस्यता ग्रहण करने से पहले एक शपथ पत्र था, उस शपथ पत्र पर हस्ताक्षर लिए जाते थे या फिर वो पढ़वाया जाता था, जिसमें ये था कि जो भी व्यक्ति इसकी सदस्यता ग्रहण करेगा, ना तो कभी गोवध करेगा, मांस और मदिरा का सेवन नहीं करेगा और सांप्रदायिकता के चक्र में भी वो नहीं फंसेगा। तो ऐसे इस उद्देश्य के लिए इस समाज की स्थापना की गई थी। तीसरी इन्होंने स्थापित की थी पेनी रीडिंग क्लब। पेनी
रीडिंग क्लब, इसकी स्थापना इन्होंने की थी 1873 में ही। इस संस्था की भी स्थापना इन्होंने की थी। नंबर 4, इन्होंने काशी में नेशनल थिएटर की भी स्थापना की। काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना की। कब की ये पता नहीं चलता। इस नेशनल थिएटर में भारतेंदु के द्वारा लिखे गए नाटक या अन्य समकालीन नाटककारों के द्वारा या साहित्यकारों के द्वारा लिखे गए नाटक यहाँ पर अभिनय किया जाता था, उनका अभिनीत किए जाते थे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किन किन नाटकों में कौन कौन सा अभिनय किया। भारतेंदु ने नाटक, लिख लो यहाँ पर लिख देते हैं अभिनय। जानकी मंगल नाटक था। जानकी मंगल नाटक था जो किसका लिखा हुआ था? शीतला प्रसाद त्रिपाठी का नाटक था और हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक इसे माना जाता है, जो 1868 ईस्वी में ही अभिनीत हुआ था। तो जानकी मंगल नाटक में भारतेंदु ने लक्ष्मण की भूमिका अदा की थी। किसकी भूमिका निभाई थी? लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। और इसी जानकी मंगल में प्रताप नारायण मिश्र ने शकुंतला की भूमिका निभाई थी। और शकुंतला की भूमिका निभाने के लिए उन्हें अपनी मूंछ मुड़वानी पड़ी थी, जिसके कारण उन्हें अपने पिता से बहुत मार खानी पड़ी। ये बहुत हास्यास्पद प्रसंग है और बहुत अधिक प्रसिद्ध भी है। जानकी मंगल में लक्ष्मण की भूमिका निभाते हैं नील देवी, जो इन्हीं का लिखा हुआ नाटक है। मैंने बताया था ऐतिहासिक नाटक है, 1881 में लिखा गया। इसमें ये पागल की भूमिका निभाते हैं। पागल की भूमिका निभाते हैं। एक अन्य नाटक था इनका सत्य हरिश्चंद्र। सत्य हरिश्चंद्र नाटक में ये हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र की भूमिका निभाते हैं। राजा हरिश्चंद्र की भूमिका को निभाते हैं। तो ये था आज का हमारा विषय, आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब